डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी बेहतर दिशा में और पूरे होश हवास के साथ चल रही होगी। इस शब्द का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि होश हवास का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। पॉलिटिकल साइंस अर्थात समुद्र है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। एक स्टेट से ये मान लीजिए कि जो 120 प्रश्न है, खासकर जो 80 प्रश्न विषय से संबंधित है, आपको 80 के 80 तो आएंगे नहीं। तो 80 में से कितना मान लीजिए कि हमको कितना अटेम्प्ट करना है और जितना अटेम्प्ट करना हो वो 100% सही हो। उस हिसाब से जो आपके टॉपिक्स आपको आ रहे हैं, जो मजबूत हैं उसको और मजबूत कीजिए और जो थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा है उसको क्लियर कीजिए। ठीक, उसको भी ध्यान दीजिए ताकि वो डाउट न बन पाए एग्जामिनेशन हॉल में। तो जरूरी है, इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप रोज़ एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, वो भी क्या मतलब कि जिसका लेवल स्टैंडर्ड हो। ये नहीं कि कोई सा भी एकदम आसान सा करना शुरू कर दिया। तो एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, एक सॉल्व पेपर सॉल्व कीजिए और जो भी उसमें से आपका डाउट आ रहे हैं तो आप उसको ज़रूर तुरंत आप एनालिसिस करके आप अपने टेक्स्ट बुक से या कहीं जो भी रिसोर्स है उससे आप उसको डाउट को क्लियर करें। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 का रोज़ उसको दिन में एक बार ज़रूर देखें। फ़ायदा इससे ये होगा कि दिमाग जो है आपका उसी के हिसाब से सोचना शुरू करेगा कि किस लेवल की डिफ़िकल्टी हमसे पूछी जा रही है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से इसमें से रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टॉपिक को बीपीएससी ज़्यादा टच कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को, कंपेरेटिव को या आईआर को या पॉलिटिकल थियरी या पॉलिटिकल थिंकर्स को। ठीक, ये सब चीज़ें या कॉन्स्टिट्यूशंस को, ये सब चीज़ आपको इसे मैं कह रहा हूँ होशो हवास में पढ़ना है, केवल पढ़ना नहीं है। टेक्निकली बी स्मार्ट बनिए, मेहनत कम में ज़्यादा आपको आउटपुट देना है, समय वैसे भी बचा नहीं है। चलिए ठीक है, आज हम लोग बहुत दिनों बाद एक मॉडल पेपर 6 मॉडल पेपर जो 6 है उसको सॉल्व करें। इससे पहले हम लोग 5 मॉडल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी पैटर्न पे। जो आपका सिलेबस है उसके पैटर्न में डिफ़िकल्टी लेवल का भी ख्याल रखा गया और आगे भी हम लोग इसी लेवल पे हम लोग क्वेश्चन पेपर सेट करते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी हो। बस आपको ये करना है कि बस एक सीट आपको किसी भी हाल में लेना है, इस सीट पे आपको कब्जा करना है, दोबारा मौका आपको मिलेगा नहीं। और जो भी साथी छूट गए किसी वजह से उनके लिए एक सुनहरा गोल्डन टाइम है ये, और इस बार नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा क्योंकि आगे टीआरई 4 के बाद टीआरई 4 से एकदम कंपटीशन बेहद टफ होने वाला है। तो एकदम ईमानदारी से पूरे मनोयोग के साथ पॉजिटिव होकर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और फाइनल टच देने की ओर बढ़िए क्योंकि 11-12 को एग्ज़ाम है, 10-11-12 को। उससे पहले आपको एडमिट कार्ड में परेशान आएंगे, फिर आने जाने में ट्रैवलिंग में परेशान आएंगे, तो 4-5 दिन वैसे निकाल दीजिए। ज़्यादा समय आपके पास नहीं, गिने चुने मात्र 30 या 32 दिन है। ठीक, चलिए मैं ज़्यादा बोल गया और चलिए अब अपने असली मुद्दे पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, और प्लीज़ आपसे गुजारिश है, आप बार तो कहता नहीं, गुजारिश इतनी है कि आप अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और किसी साथी को पेड पीडीएफ की आवश्यकता है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा कॉस्टली नहीं, बिल्कुल कॉस्टली, एकदम सस्ता है, आपके अंडर पॉकेट में है। इसमें हम लोग तमाम शॉर्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो बीपीएससी के पैटर्न पे उसको हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक, कोई भी डाउट हो तो आप कॉल पे कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं, जवाब मिलेगा, देर से लेकिन जवाब मिलेगा आपको। चलिए छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें याद रखें कि इसमें 100 MCQs हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पहले मेंटली प्रिपेयर रखें कि आपको वीडियो लंबा होगा तो थोड़ा समय लगेगा इसमें। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि भी राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने राज्यों में। देखिए, जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब जानबूझ कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आपने क्या डीप स्टडी की है कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, उस आधार पे। तो यदि कोई भारत में राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो कम से कम उसको राज्य में कितने राज्यों में राज्य स्तरीय का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 7 राज्यों में। तो कम से कम उसको 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो, तभी राष्ट्रीय स्तर का दल होने का दर्जा प्राप्त कर सकेगा। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक
राष्ट्रीय हित प्राप्त करने के लिए किस पर बल देते हैं? शक्ति पर बल देते हैं, संघर्ष पर बल देते हैं, या ए और बी दोनों में इनमें से कोई नहीं? तो आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक जो राष्ट्रीय हित प्राप्त करने के लिए शक्ति पर भी बल देते हैं और संघर्ष पर भी बल देते हैं, दोनों पर बल देते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, सी राइट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि, यानी किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना है तो कम से कम उसके पास कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% मत प्राप्त करता हो, या वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में चुनाव में 8% मत प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर किसी क्षेत्रीय दल को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करानी है तो कम से कम से राज्य या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त होना चाहिए। तो बी राइट आंसर हो इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, तुलनात्मक राजनीति के लंबात्मक यानी वर्टिकल धारणा के अनुसार इसमें से कौन सा सही होगा? तो तुलनात्मक राजनीति एक ही देश की सरकारों के राजनीतिक व्यवहारों का विश्लेषण है, या तुलनात्मक राजनीति विभिन्न देशों में स्थापित सरकारों के राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण है। तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत एक अध्ययन का जो दृष्टिकोण उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल यानी लंबात्मक के अनुसार तुलनात्मक राजनीति की एक ही देश की सरकारों के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करना, यानी जो लंबवत होगा तो उसमें क्या होगा, एक ही देश के तमाम उसकी राजनीतिक संस्थाएं जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या जो अन्य राजनीतिक दल हैं एक ही देश में विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन करना, ये लंबात्मक होगा। हॉरिजॉन्टल क्या होगा, क्षैतिज क्या होगा, जब एक ही राजनीतिक दल का विभिन्न देशों की राजनीतिक दलों का या उनकी संसदीय कार्यप्रणाली या विधायिकाओं का या क्या बोले न्यायपालिका या सरकारों का अध्ययन करेंगे विभिन्न देशों के आधार पर, तो हो जाएगा क्षैतिज। तो वर्टिकल के अनुसार, लंबात्मक अध्ययन के अनुसार ये आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तुलनात्मक राजनीति के संस्थात्मक उपागम के समर्थक कौन कौन है? तो तुलनात्मक राजनीति का जो संस्थात्मक उपागम के समर्थक यानी संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, तो फाइनल भी है, अरस्तु भी है, ब्राइस भी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर को उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो दल निरोधक अधिनियम ये तो आपको पता है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ये हुआ। 52वां संविधान संशोधन बेहद महत्वपूर्ण है, जो 52nd अमेंडमेंट है उसी के तहत दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ। लेकिन किस डेट को एग्जैक्टली किस डेट को पारित हुआ? तो 15 फरवरी 1985 को, इस समय आपके राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। आया राम गया राम का सिद्धांत के कारण आया। 7 देखिए, हित समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हित समूह के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आप देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हित समूह राजनीति से प्रत्येक संबंध रखते हैं। तो बी राइट आंसर होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी मान्यताओं के संदर्भ में सही नहीं है? तो आदर्शवादी मान्यताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कि युद्ध, विषमता आदि के कारण मानव कल्याण, बिल्कुल नहीं। युद्ध, विषमता के कारण आपका मानव कल्याण कभी नहीं हो सकता, आदर्शवादी ऐसा नहीं मानते, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, तुलनात्मक राजनीति के संस्थात्मक उपागम के अंतर्गत इसके अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। यानी तुलनात्मक राजनीति की जो संस्थात्मक यानी इंस्टीट्यूशनल जो अप्रोच होता है उसके अंतर्गत जो सरकार की विभिन्न संस्थाएं हैं, इसमें कार्यपालिका हो या विधायिका हो या न्यायपालिका हो या जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जहाँ उसका आपके जो राज्यपाल हुआ, राष्ट्रपति हुआ या जो नौकरशाही है, ये सब चीज़ें संस्थाओं में शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक विशिष्ट समाज में एक सीमित और स्पष्ट राजनीतिक संस्कृति होती है जो राजनीतिक प्रक्रियाओं को अर्थ, स्वरूप और ढांचा प्रदान करती है। यह कथन किसका है? याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, तो आपका पॉलिटिकल कल्चर से एक प्रश्न जरूर आता है। तो ये जो कथन आपका लुसियन पाई का है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी देश के राजनीतिक विकास को सकारात्मक रूप में प्रभावित करती हैं कौन
क्या प्राधीन राजनीतिक संस्कृति आपसे पूछा है कि सकारात्मक रूप में, प्राधीन सहभागी राजनीतिक संस्कृति, तो सकारात्मक रूप में प्रभावित करने का कार्य है आपका पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर या सहभागी राजनीतिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजनीति विज्ञान की एक स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का कार्य किस विद्वान ने किया है? राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान विषय के रूप में पद प्रदान करने का कार्य स्वयं अरस्तु का है, तो बी राइट आंसर होगा। और ये अरस्तु ही राजनीति विज्ञान का जनक है और राजनीतिक दर्शन का जनक प्लेटो है, याद रखिएगा। ठीक, पॉलिटिकल फिलॉसफी का जो जनक है प्लेटो, और उसी दर्शन को उसने व्यवहार में लाया अरस्तु ने, इस वजह से उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इसकी बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स, ठीक, जिसमें उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उसके आधार पर सरकारों को विवेचना करता है। इस वजह से उसे हम तुलनात्मक राजनीति का भी जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरस्तु ने सरकार के किन अंगों का निरूपण किया है? ऑप्शन देखिए आप, देखिए अगर ये इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस हैं, 100+ क्वेश्चंस हैं। अगर एक एक क्वेश्चन को हम लोग लगे डिस्क्राइब करने तो ज़्यादा समय लगेगा, और आपके पास है नहीं, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई जो क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है उनको हम लोग थोड़ा उस पर समय दें। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा कि अरस्तु ने सरकार के किन अंगों का निरूपण किया, तो याद रखिएगा वो नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक अंगों का निरूपण करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अरस्तु ने राज्य का उद्देश्य क्या बताया है? याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ राज्य का उद्देश्य क्या बताया है कि सर्वोच्च भलाई या सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति करना। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसका कथन है कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो या फिलिप? तो ये कथन है अरस्तु का कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, किसी देश के राजनीतिक विकास को नकारात्मक रूप में प्रभावित करती है? राजनीतिक विकास को नकारात्मक रूप में प्रभावित करने का क्या कार्य, कौन सा कार्य करती है? तो प्राधीन संस्कृति जो है, प्राधीन राजनीतिक संस्कृति वो नकारात्मक रूप में प्रभावित करती है। वहीं सहभाग जो पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर है, ये सहभागी है, वो सकारात्मक रूप में प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजनीति संस्कृति की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया? आमंड, टॉलकट पार्सन, मैक्लिडीज या फाइनल? तो राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय आमंड और वर्बा को है, सिडनी वर्बा। तो आमंड ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, गैब्रियल आमंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, हॉब्स ने अपने वैज्ञानिक भौतिकवाद के अंतर्गत किसकी सहायता से व्यक्ति की प्रकृति का विश्लेषण किया है? याद रखिएगा, हॉब्स ने अपनी वैज्ञानिक भौतिकवाद के अंतर्गत तो भौतिक मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति की प्रकृति का विश्लेषण किया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, हॉब्स के राज्य का क्या उद्देश्य था? तो हॉब्स के राज्य का याद रखिएगा एक केवल और केवल मात्र एक ही उद्देश्य था, भौतिकवादी एवं यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मॉर्गेनथाउ के 6 नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है? याद रखिएगा, जब इंटरनेशनल रिलेशन में जब आप यथार्थवादी सिद्धांत पढ़ेंगे तो मॉर्गेनथाउ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसकी किताबें और जो उसके जो 6 सिद्धांत हैं। ठीक, यथार्थवाद जो 6 सिद्धांत 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। तो इसका कौन नियम शामिल है? 6 नियमों में कौन सा नियम शामिल है? तो राजनीति और मानव प्रकृति सही है, राष्ट्रीय हित की प्रधानता की बात करता है सही, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता की भी बात करता है। तो डी राइट आंसर को उपयुक्त सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित कथन किसने कहा है? ये आपका टाइपिंग एरर है, कथन होना चाहिए। किसने कहा है कि शक्ति साध्य है, इस शक्ति साध्य इसलिए है कि शक्ति प्राप्त होने पर राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। बेहद महत्वपूर्ण कोट है और बार बार आपसे पूछा जाता है। तो ये कथन है किसका? मॉर्गेनथाउ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, संघ और राज्य की सत्ता किसके द्वारा निर्धारित होती है? संविधान द्वारा संघ और राज्य की जो सरकारी सत्ता वो निर्धारित होती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, संप्रभुता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संप्रभुता असीम और स्थायी शक्ति है, सही है। नैतिकता पालन करता है, बिल्कुल नहीं। लोगों पर बाध्यकारी नियमों को बनाता है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। संप्रभुता असीम और स्थायी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24,
कि रूसो का कौन सा सिद्धांत आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांत का आधार बन गया? कौन सा? तो उसका जो जन इच्छा का सिद्धांत है, समान इच्छा का सिद्धांत है, वो बन गया। और इसी के आधार पर जो क्या नाम है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करता है वो बन गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं? अनुच्छेद 324 को आपको पढ़ना चाहिए, ठीक, उसमें है। तो निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो क्या है? संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने का कार्य, निरीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण करवाना, तीनों ही शामिल है। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 26, बोधा के अनुसार संप्रभुता की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है। क्या देखिएगा, जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसका जनक जीन बोधा हुआ, फ्रांसीसी विचारक होगा। और ये सब जो सॉवरेनिटी है एक लैटिन वर्ड है सुपरनेस, उससे मिलकर बना है, जिसका और सुपरनेस का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। चलिए 26 का क्या आंसर होगा कि बोधा के अनुसार संप्रभुता की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है। क्या शामिल नहीं संप्रभुता की अवधारणा में? संप्रभुता शासन करने की स्थायी शक्ति है, संप्रभुता कानून से ऊपर है, संप्रभुता अमूर्त वस्तु नहीं है, कानून संप्रभुता एक मात्र स्रोत है। कौन सा इसमें कथन सही है? शामिल नहीं है। तो संप्रभुता जो है अमूर्त वस्तु नहीं है, ठीक, ये सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम इनमें से किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? यानी जो सीएजी है अपनी रिपोर्ट सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत करता है? तो सीएजी यानी जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है, जो अनुच्छेद 148 में उसका वर्णन है, वो अपनी रिपोर्ट सीधे तौर पे वो राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति का दायित्व है कि वो इसकी रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मॉर्गनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत के विश्लेषण में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। तो मॉर्गनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत में विदेश नीतिक निर्धारित तत्व शामिल है, शांति प्रयास के भी उपाय बताता है वो, और राजनीतिक कूटनीति के नियम भी बताता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, नौ उदारवाद निम्नलिखित को प्रोत्साहन देता है। जो न्यू लिबरलिज्म है किसको प्रोत्साहन देता है? एक तो ओपन मार्केट, वो ये यानी मुक्त व्यापार और मुक्त बाजार दोनों को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहन देता है। सी होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 30, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के संबंध में क्या सही है? हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में क्या सही है? तो याद रखिए कि जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था है उसमें कि प्राकृतिक अवस्था में मानवों के बीच स्थायी तनाव था, संघर्ष था, यानी युद्ध की स्थिति था, प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध संघर्ष था या युद्ध था, वैसी स्थिति थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, लॉक की प्राकृतिक अवस्था के संबंध में क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है लॉक की प्राकृतिक अवस्था के संबंध में? कि प्राकृतिक अवस्था राजनीतिक क्रियाकलापों से संपन्न थी। बिल्कुल नहीं, राजनीतिक न तो राजनीतिक क्रियाकलाप था, और कहता है कि समाज तो था लेकिन राजनीतिक क्रियाकलाप का उसमें अभाव था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हॉब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका TI 2 का प्रश्न है। ये कथन किसका है? तो ये याद रखिए, एक ही बार में याद रखिए, रट लीजिए इसको कि किसने कहा कि हॉब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ रचना है, कृति। तो माइकल ऑक्सफोर्ड का कथन है, ये डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, कि बोधा के अनुसार संप्रभुता की सीमा के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी बोधा ने संप्रभुता पर किस प्रकार की सीमाओं का सीमा लगाई या अंकुश लगाया, प्रतिबंध लगाया? तो याद रखिए, ईश्वरीय कानून की सर्वोच्चता का भी, इससे भी संप्रभुता पर उसने सीमा लगा दी या उसके नियंत्रित कर दिया। संवैधानिक कानून की प्रधानता पे भी और निजी संपत्ति की अपहरणीयता पे भी, इन तमाम के द्वारा वो संप्रभुता पर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाता है। तो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन कौन से कथन हैं और इसमें से सही उत्तर का आपको चयन करना है। द्वितीय मतदान प्रणाली में एक क्षेत्र में 2 बार मतदान होता है। ठीक, सही है। फ्रांस में द्वितीय सेकंड बैलेट सिस्टम
का प्रयोग वर्ष 1946 में होता था। याद करिएगा, बेहद महत्वपूर्ण कोट है, बार बार पूछा जाता है कि कहाँ पर द्वितीय मतदान प्रणाली प्रचलित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, एक लाइन में याद कीजिए इसको। ये कथन है आपका विजय लेनिन का। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिनेश गोस्वामी का समिति का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये भी दिनेश गोस्वामी का संबंध याद रखिएगा निर्वाचन सुधारों से है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है, नैसर्गिक है, संवैधानिक है या विधिक है? तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार आपका एक विधिक या कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 38 कि नव यथार्थवादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यता कौन सी है? प्रमुख मान्यता कौन सी है जो आपकी नव यथार्थवादी सिद्धांत है या न्यू लिबरलिज्म है? तो इसका राइट आंसर होगा, सभी सही है, तो डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से नव यथार्थवाद के सिद्धांत का अग्रणी कौन है? नव यथार्थवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में? तो केनेथ वॉल्ज थे वो, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जोसेफ नाई और केनेथ वॉल्ज राइट आंसर होगा। 40 देखिए, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये पुस्तक किसकी है? तो केनेथ वॉल्ज की पुस्तक है, जिसमें वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नव यथार्थवादी सिद्धांत की प्रतिपादक करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41, भारत की राजनीतिक संस्कृति प्रभावित हुई किससे? तो 1857 की क्रांति से, स्वतंत्रता आंदोलन से, भारत पाक विभाजन से। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, राजनीतिक संस्कृति प्रभावित करती है किसको? तो राजनीतिक संस्कृति शासन व्यवहार को प्रभावित करती है और जनसामान्य के राजनीतिक व्यवहार को भी, इसलिए सी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे सही नहीं है। ठीक, कौन से इसमें से कथन सही नहीं है? कि इस कथन सही नहीं कि राष्ट्रपति उसको पदच्युत कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, इसको उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा को स्वीकार करने वाले विद्वान है? ये पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात कौन कौन करते हैं? तो एडम स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो तीनों ही शामिल हैं, इसलिए डी राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि अरस्तु ने श्रेष्ठ राज्य में अंतिम संप्रभु किसे माना है? तो श्रेष्ठ राज्य में वो अंतिम संप्रभु कानून को मानता है अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसका एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति या प्रधानमंत्री या लोक लेखा समिति? तो जो आपका CAG है वो लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक होता है, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कि अरस्तु नागरिकता के निर्धारण में किसे महत्व प्रदान करता है? तो अरस्तु नागरिकता के निर्धारण में वो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों की प्राथमिकता पर के आधार पर नागरिकता का महत्व प्रदान करता है, नागरिकता की श्रेणी में शामिल करता है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कि किसने लॉ की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा है? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि लॉ की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था किसने कहा? वो सी मैकफर्सन ने कहा, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 व्यक्ति की स्वतंत्रता का दूत किसे कहा गया है? व्यक्ति की स्वतंत्रता का दूत केवल जॉन स्टुअर्ट मिल को कहा गया है, JS मिल को कहा गया है, न कि जेम्स मिल को। ठीक, ऑन लिबर्टीज की रचना है, उपयुक्तवाद का अंतिम प्रवक्ता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, यानी जो CAG होता है उसका कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो उसका कार्यकाल CAG कार्यकाल 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 51 कि रूसो की समान इच्छा की विशेषता कौन सी है? बिल्कुल नहीं। तो रूसो की समान इच्छा की विशेषता, सामान्य इच्छा अस्थायी बिल्कुल नहीं, परमानेंट है, स्थायी है, गलत हो गया। सामान्य इच्छा निरंकुश है, सही है। सामान्य इच्छा कल्याणकारी है, ये भी सही है। सामान्य इच्छा नागरिक समाज का आधार है, सही है। 3 सही है, नहीं 2, 3, 4, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है
ग्रोसियस के संप्रभुता संबंधित विचारों में शामिल किया गया है। क्या क्या शामिल किया गया है? ह्यूगो ग्रोसियस, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय वाद का जनक, अंतर्राष्ट्रीय या यूनिवर्सल सॉवरेनिटी की बात करने वाले कौन है? ह्यूगो ग्रोसियस। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जनक यही हैं, ठीक। अंतर्राष्ट्रीयतावाद के जनक यही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता की बात कौन करते हैं? ह्यूगो ग्रोसियस। तो ग्रोसियस संप्रभुता संबंधी विचारों में शामिल किया गया है। क्या? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो भारत का कौन? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG। क्वेश्चन नंबर 54 है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसको है? अंतिम और अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, ग्रीन ने संप्रभु सत्ता को स्वीकार किया। किसके संप्रभु सत्ता को स्वीकार किया? नैतिक शक्ति के रूप में संप्रभु सत्ता को स्वीकार करता है TH ग्रीन, जो कि एक आदर्शवादी विचारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा के अध्ययन में शामिल किया जाता है किन किन को? युद्ध की कार्रवाई, शक्ति संतुलन एवं गठबंधन की नीति सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा में शामिल है। तो डी राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, प्यारे साथियों फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। और किसी बंधु को PDF की आवश्यकता है जिसमें हम लोग बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को शामिल किए हैं। प्रैक्टिस सेट है और आपके जो चैप्टर वाइज MCQs हैं उनका प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर का भी एकदम हम लोग कंटेंट, बेटर कंटेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस और जो उसका पैटर्न है, डिफिकल्टी लेवल है, उस आधार पे क्वेश्चन को हम लोग सेट कर रहे हैं। तो इसकी जरूरत है तो आप जो ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेहद बेहद किफायती। क्वेश्चन नंबर 57 है सुरक्षा की गैर परंपरागत अवधारणाओं में क्या शामिल किया गया है? गैर परंपरागत में तो दोनों को शामिल किया गया, तो सी राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है 58, सीमित मत प्रणाली का प्रयोग होता है कहाँ? तो ये मैक्सिमम में लिमिटेड बैलेट सिस्टम का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 59, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन द्वारा? नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा? नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो सी राइट आंसर होगा, इसको अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह से संबंधित है? तो दबाव समूह से हित समूह संबंधित है। गैर सरकारी संगठन यानी NGO बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसको, या अनौपचारिक संगठन को। तीसरा राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि इनमें से कौन सा एक कथन मॉर्गनथाउ के विचार की सही व्यक्ति नहीं करता है? कौन सा कथन है वो? तो है आपका मॉर्गनथाउ की मानता है कि राज्य का कार्य व्यापार राष्ट्रीय हित और नैतिकता द्वारा निर्धारित। बिल्कुल नहीं, नैतिकता की तो बात करता ही नहीं है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, तुलनात्मक राजनीति अध्ययन में निम्नलिखित पागमों की उत्पत्ति का सही क्रम क्या है बताना है आपको। तो सबसे पहले आपका है दार्शनिक उपागम, फिर उसके बाद व्यवहारवादी उपागम, फिर है व्यवस्था उपागम और फिर नव संस्थात्मक उपागम। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 1 4 2 3। क्वेश्चन नंबर 63 है किसका कथन है कि दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता है और यहाँ तक कि जिसका अपना कोई मस्तिष्क भी नहीं होता है? बेहद महत्वपूर्ण, बेहद आसान प्रश्न है ये कथन है अरस्तु का, क्योंकि दास प्रथा का वो समर्थन करता है। जहाँ भी दास से संबंधित क्वेश्चन है तो देख लीजिए जरा एक बार, वहाँ अरस्तु ही रहेगा। अगर ऑप्शन में अरस्तु है तो अरस्तु होगा। क्वेश्चन नंबर 64, मैकियावेली ने राजनीति का पृथक्करण किससे किया? तो मैकियावेली ने राजनीति का पृथक्करण धर्म और नैतिकता से किया। उसने कहा कि राजनीति का कार्य और धर्म और नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, नहीं धर्म को राजनीति से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है, वो कौन कौन से? तो है राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं, ठीक।
मान्यता नहीं है, बाकी तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि रूसो ने कितने प्रकार की शासन प्रणालियाँ मानी हैं, बताइए। याद रखिएगा, वो अधिनायक तंत्र की बात नहीं करता, बाकी राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की भी बात वो नहीं करता है, ठीक, और न ही अधिनायक तंत्र की बात करता है, ठीक। तो अधिनायक तंत्र को काट दीजिए और ये प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की बल्कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करता है। तो इसमें 6 और 2 शामिल नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक किसने कहा है। तो मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक की जो संज्ञा देने वाले हैं वो है आपके मैक्सिमा होता है। क्वेश्चन नंबर 68, मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा। तो मैकियावेली को अपने युग का शिशु से संबोधित करने वाले डनिंग महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि मैकियावेली ने अपने ग्रंथ डिस्कोर्सेस में किस प्रकार के शासन के संबंध में विचार व्यक्त किए हैं। तो ये 2 प्रश्न बनता है, पूछता है कि डिस्कोर्स या मैकियावेली की रचना कौन सी डिस्कोर्स और किस पुस्तक में वो गणतंत्री सरकार का समर्थन करता है। तो आपको याद रहेगा, तभी आप बताएंगे। अब बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर है गणतंत्री। क्वेश्चन नंबर 70 कि सुखों के मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद को किसने किया। किसने कहा कि केवल मात्रा से मतलब नहीं है, सुख हमको मिले लेकिन ज़्यादा मिले बिल्कुल मतलब नहीं, जब तक कि उसमें क्वालिटी ना हो, गुणात्मक गुण ना हो। तो इसलिए क्वांटिटिव के साथ क्वालिटेटिव बात करने वाले जीएस मिल हुए। अगला प्रश्न है 71, मैकियावेली के मानव स्वभाव के विचारों के संबंध में क्या सत्य नहीं है। तो मैकियावेली कहते हैं मानव अपनी प्रकृति से दयालु होता है, बिल्कुल नहीं, झगड़ालू और क्या मतलब कि ईर्ष्यालु, इस सब जितना बुरा भला कह लें सब होता है मैकियावेली के अनुसार। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 कि हेगल ने स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा को किससे ग्रहण किया था। तो उसने कांट और रूसो से ग्रहण किया था स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा को हेगल ने। अगला प्रश्न है 73, इनमें से कौन सी किताब जेएस मिल के द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑन लिबर्टी उसकी रचना है, यूटिलिटेरियनिज्म भी उसकी रचना है और सब्जेक्शन ऑफ वीमेन भी उसका रचना है। ये तो हेगल की रचना है, तो गलत है डी, ठीक, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का जो मुख्यालय है वो है आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में मानवाधिकार संरक्षण कब लागू हुआ। ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण आपसे पूछा जाता है कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई या मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक, गैर संवैधानिक या सांविधिक। तो भारत में 9 मानवाधिकार संरक्षण कब लागू हुआ। तो 1993 में लागू हुआ, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सी एक वैधानिक संस्था संवैधानिक संस्था नहीं है। तो मानवाधिकार आयोग आपकी संवैधानिक संस्था नहीं है, बाकी तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 77, किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने का शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो है आपका अनुच्छेद 330। क्वेश्चन नंबर 79, अनुसूचित अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो वो याद रखिएगा अनुच्छेद 338 और 338 ए में। अगला प्रश्न है 80, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो आयोग का अध्यक्ष वही बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, ठीक, सेवारत नहीं होगा, कोई सेवारत न्यायाधीश नहीं होगा, केवल कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्य उद्देश्य है कि राज्यों के बीच समान समस्याओं को हल करने के लिए पहल करना, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, ये पुस्तक किसकी रचना है। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स ये पुस्तक हेराल्ड जोसेफ लास्की की है। अगला प्रश्न देखिए 83, संप्रभुता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
तो पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं, तो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 84, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये तो आपको पता ही है कि मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नव संस्थावाद के अंतर्गत किन संकल्पनाओं को शामिल किया जाता है? तो याद रखिएगा संस्थावाद और व्यवहारवाद दोनों को, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, विश्व में तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता कब पड़ी? तो विश्व में कंपैरेटिव स्टडी तुलनात्मक राजनीति का आरंभ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 87, परंपरागत पद्धति के निरीक्षण में किसका भाव था? तथा वैज्ञानिक पद्धति का भाव, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया गया किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मर्गनथाउ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89, कि निम्न में से कौन सी किताब रूसो द्वारा नहीं लिखी गई है? जितने भी विचारक हैं उनके आपको किताबें याद होना चाहिए विद पब्लिकेशन डेट, ताकि आप अंतर कर सकें कौन सी रचना पहले लिखी गई है कौन सी रचना बाद में लिखी गई। ठीक, तो रूसो की कौन सी रचना नहीं है इसमें? तो एसेज ऑन रिलीजन, ये उसकी रचना नहीं बल्कि जे.एस. मिल की रचना, बाकी तीनों रूसो की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 90, लॉक के चिंतन को प्रभावित करने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यानी लॉक किससे प्रभावित नहीं हुआ? तो 1689 की अमेरिकन क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 91, हॉब्स का राजनीतिक दर्शन किस पर आधारित है? हॉब्स का जो राजनीतिक दर्शन है वैज्ञानिक भौतिकवाद पर आधारित है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सभापति के अतिरिक्त कितने सदस्यों का गठित होता है या गठन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 सदस्यों का। क्वेश्चन नंबर 93, कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई? तो 1978 में। क्वेश्चन नंबर 94, कि निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया? तो याद रखिएगा कौन थे वो? पॉल एप्पल बी, ये राइट आंसर होगा। 95, भारत के संविधान का मूल दर्शन हमें संविधान के किस भाग में मिलता है? तो प्रस्तावना में मिलता है, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की भावना का क्या अर्थ है? तो डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के किस अधिवेशन में घोषणा पत्र के अंतर्गत मूल अधिकारों की मांग की गई? तो याद रखिएगा ये था आपका कराची अधिवेशन, डी राइट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू पटेल, सरदार पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 98, कि संविधान सभा में किसने कहा राजनीति का निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक द्वारा उसी के सुविधानुसार देय होगा? के.टी. शाह का फेमस कोट है, आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत सरकार द्वारा मौलिक कर्तव्यों को क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2001 में किस समिति का गठन किया गया? तो ये थी समिति जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति, तो बी राइट आंसर होगा। फिर प्यारे दोस्तों मैं एक बार जरूर कहूँगा कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पेड PDF की आवश्यकता है। ठीक, तो इसमें आप 9161701336 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, यह किसका कथन है कि राज्य का निर्माण बालू एवं चट्टानों से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है? किसका कथन है? याद रखिए ये कथन प्लेटो से होता है। क्वेश्चन नंबर 101, कि अनुसूचित जातियों के लिए कितनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? और उनके लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 और लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है क्यों? लॉक को उदारवाद का आत्मा या उदारवादी विचारक क्यों हम कहते हैं? क्योंकि इसलिए कहते हैं उसने स्वतंत्रता को शासन का सर्वोच्च लक्ष्य माना है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। डी स्टूडेंट्स, ये था आपका BPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए एक प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, इसको आप मॉडल पेपर कहें
ठीक, मॉडल पेपर नंबर 6 था, इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।